लहराती हुई पहाड़ियों के बीच फुसफुसाहटो नामक एक गांव बसा हुआ था। ये एक प्यारा सा गांव था जो अपने हरे भरे खेतों और चहचहाती नदी के लिए जाना जाता था। गांव वाले सीधे साधे लोग थे। उनका जीवन कड़ी मेहनत और साझा सपनों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री थी। फुसफुसाहटों में जीवन शांतिपूर्ण, अनुमानित और कुछ लोग कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत शांत था। गांव का एक अजीबोगरीब नाम था फुसफुसाहटें। ऐसा नहीं था क्योंकि हवा पेड़ों से फुसफुसाती थी, हालांकि यह खूबसूरती से करती थी। इसका नाम उन धीमी आवाजों के लिए रखा गया था जिनका उपयोग ग्रामीण खेतों के पार जंगल में रहने वाली बूढ़ी औरत के बारे में बात करते समय करते थे। कुछ लोगों ने कहा कि वह सबसे पुराने पेड़ से भी बूढ़ी थी। उसकी आंखों में सदियों की बुद्धि थी। दूसरों ने कसम खाई कि उन्होंने उसे चांद से बात करते देखा है। उसकी हंसी रात के सन्नाटे में गूंज रही है। अधिकांश बच्चों को जंगल से दूर रहने की चेतावनी दी जाती थी, लेकिन जिज्ञासा, जैसा कि हमेशा होता है, अक्सर उन पर हावी हो जाती थी। एक धूप वाली दोपहर, तीन दोस्त माया, रोहन और छोटू खुद को जंगल के किनारे पर पाते हैं। माया, जो सबसे बहादुर थी, ने रोहन को करीब जाने की हिम्मत की। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। रोहन झूठी बहादुरी से फूला हुआ एक कदम आगे बढ़ा ही था कि एक उलटी जड़ पर उसका पैर फिसल गया। हवा की झंकार में नाचती हुई घंटियों की तरह एक हंसी उनके कानों तक पहुंची। चौंक कर उन्होंने इधर उधर देखा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्होंने एक ऐसी दृश्य देखा जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी आ गई। वहां धूप में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, लेकिन यह कोई साधारण महिला नहीं थी। उसके चांदी के बाल उसकी पीठ पर झरने की तरह बह रहे थे। जंगली फूलों से सजे हुए थे जो लग रहे थे कि उसके लिए ही खिले हैं। उसकी आंखें गर्मी के आकाश की तरह नीली, एक अलौकिक रोशनी से जगमगा रही थी। डर ने उन्हें पल भर के लिए पंगु बना दिया। फिर बुढ़िया मुस्कुराई, एक आवाज जो बरसात के दिन में एक कप गर्म कोको की तरह गर्म और सुकून देने वाली थी। S1। अच्छा, नमस्ते बच्चों। आपको मेरे विनम्र निवास पर क्या लाया है? आपको मेरे विनम्र निवास पर क्या लाया है? छोटू, जो सबसे छोटा था, माया के पीछे छिप गया। अजीब लेकिन करामाती औरत को डरपोक नजरों से देख रहा था। माया ने हिम्मत जुटाकर आगे कदम बढ़ाया। माया, हमने जंगल में रहने वाली जादुई बुढ़िया के बारे में कहानियां सुनी है। बुढ़िया की मुस्कान चौड़ी हो गई। उसकी आंखों के कोने झुर्रीदार हो गए। उसने अपना हाथ उठाया और एक तितली, जिसके पंख हर कल्पनीय रंग से रंगे हुए थे, धीरे से उसकी उंगली पर आकर बैठ गई। रोहन अपने डर को भूलकर विस्मय में डूब गया। बुढ़िया फिर हंसी और अपने हाथ की एक हल्की लहर के साथ तितली रंगीन गुब्बारों के गुलदस्ते में बदल गई। S1। जादुई, मैं हूं। उसने गुब्बारे चौड़ी आंखों वाले छोटू को थमा दिया। S1, ये लो, आपका दिन उज्जवल करने के लिए थोड़ा जादू। जादुई बुढ़िया के साथ बच्चों की मुलाकात के बारे में गांव में जल्दी ही बात फैल गई। फुसफुसाहटें, जो कभी डर से भरी होती थीं, अब उनमें आश्चर्य का संकेत था। कुछ लोगों ने इसे बच्चों की कहानियों के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन दूसरों ने, जिनके दिल आशा की एक किरण से छू गए थे, उन्होंने सपने देखने की हिम्मत की। बूढ़े रमेश, जिनकी पीठ उम्र के साथ झुक गई थी, ने अपने लगातार दर्द से राहत की कामना की। दूध वाली लीला ने एक नई गाय की कामना की। उसकी गाय बीमार हो गई थी। और छोटी प्रिया, जो एक विद्वान बनने का सपना देखती थी, उसे परियों की कहानियों की एक किताब की चाहत थी। एक ऐसी विलासिता जिसे उसका परिवार मुश्किल से ही वहन कर सकता था। एक एक करके उन्होंने बुढ़िया के दरवाजे तक अपना रास्ता खोज लिया। उनके दिल आशा और घबराहट के मिश्रण से भरे हुए थे। बुढ़िया ने, उसकी आंखें एक प्राचीन ज्ञान को दर्शाती हुई, धैर्यपूर्वक उनके दुखों को सुना। उसने उन्हें कोई वादा नहीं दिया, कोई गारंटी नहीं दी, केवल उसकी आंखों में एक शरारती चमक और एक कोमल अनुस्मारक दिया कि कभी-कभी सबसे बड़ा जादू हमारे भीतर ही होता है। भाग 5। एक तूफान आता है। दिन हफ्तों में बदल गए और ग्रामीणों की इच्छाएं अधूरी रहीं। निराशा ने उनके एक बार आशावान दिलों पर छा गई। कुछ लोगों ने बुढ़िया की शक्तियों पर संदेह करना शुरू कर दिया। उनकी फुसफुसाहट असंतोष के बड़बड़ाहट में बदल गई। फिर एक शाम आसमान एक भयानक धूसर रंग में बदल गया। हवा घायल जानवर की तरह गरज रही थी। गांव में ऐसा तूफान आया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। बिजली आसमान में कड़क रही थी। ग्रामीणों के भयभीत चेहरों को रोशन कर रही थी, क्योंकि वे अपने घरों के अंदर दुबके हुए थे। नदी, जो कभी जीवन और हंसी का स्रोत थी, एक उग्र धार में बदल गई।
जो अपने किनारों पर बहने की धमकी दे रही थी। गांव के दिल को डर ने जकड़ लिया। उनकी फसलें, उनके घर, उनकी जान, सब कुछ उग्र तूफान की दया पर निर्भर था। जरूरत की घड़ी में उनके विचार जंगल में रहने वाली उस बूढ़ी औरत की ओर मुड़ गए। उसकी आंखें, जो आमतौर पर मनोरंजन से चमकती थीं, अब गंभीर चिंता की दृष्टि से देख रही थीं। उन्होंने पाया कि बुढ़िया अराजकता के बीच शांति से बैठी है। उसकी गोद में परियों की कहानियों की किताब है। रास्ता खतरनाक था। हवा उन्हें अपने पैरों से उड़ा ले जाने की धमकी दे रही थी, लेकिन हताशा ने उनके हर कदम को हवा दी। ग्रामीणों का एक छोटा समूह तूफान के प्रकोप का सामना करते हुए बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंचा। भाग 6, रात में एक प्रार्थना। तूफान गुस्से में है, लेकिन यह अकारण नहीं है। कृपया, बूढ़े रमेश ने विनती की। उसकी आवाज कांप रही थी। आप ही एकमात्र हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे गांव को बचाओ, हमारी जान बचाओ। भाग 7, तूफान के बाद की शांति। बुढ़िया ने अपनी किताब बंद कर ली। उसके चेहरे पर दृढ़ता का भाव छा गया। वह तूफान में बाहर निकल गई। प्रकृति के प्रकोप की उग्रता से उसका कमजोर शरीर बौना लग रहा था। उसने अपने हाथों को आकाश की ओर उठाया और एक पल के लिए तूफान रुक गया, मानो अपनी सांस रोक ली हो। फिर वह गाने लगी। यह एक भूतिया राग था, प्राचीन और शक्तिशाली, हवा के दुख और बारिश के क्रोध से भरा हुआ। जैसे ही उसने गाया, तूफान कम होने लगा। हवा ने अपना दंश खो दिया। बारिश हल्की बूंदाबांदी में बदल गई। भोर तक तूफान गुजर चुका था, अपने पीछे विनाश का निशान और विस्मय और कृतज्ञता में एकजुट एक गांव छोड़ गया था। बुढ़िया चली गई थी। उसकी झोपड़ी खाली थी, मानो वह कभी वहां रही ही न हो। भाग 8, एक गांव का आभार। गांव वालों ने अपने घरों और अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया। उनके दिल प्रकृति की शक्ति और उनके बीच रहने वाले जादू के लिए एक नए सिरे से सम्मान से भर गए। वे जंगल में रहने वाली उस बूढ़ी औरत को कभी नहीं भूले, जिसने उन्हें साहस, दया और उनके अपने दिलों में रहने वाले जादू का सही अर्थ सिखाया था। बूढ़े रमेश ने अपनी पीठ सीधी पाई। उसके दर्द दूर की याद बन गए। लीला ने अपनी गाय के बगल में एक स्वस्थ बछड़ा पाया, जो आशा और नई शुरुआत का प्रतीक था। और छोटी प्रिया, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। एक अज्ञात हाथ से पहुंचा एक पैकेज मिला। अंदर मुलायम मखमल के बीच परियों की कहानियों की एक किताब रखी थी, जिसके पन्ने अद्भुत कहानियों और करामाती चित्रों से भरे हुए थे। भाग 9, एक विदाई उपहार। तूफान की पहली बरसी पर ग्रामीण जंगल के किनारे पर एकत्र हुए। उनके दिल कृतज्ञता और उदासी के स्पर्श से भरे हुए थे। उन्होंने फूलों और फलों की भेंट चढ़ाई, उस रहस्यमयी महिला के लिए उनकी प्रशंसा का एक छोटा सा प्रतीक, जिसने उनके जीवन को उन तरीकों से छुआ था जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, जंगल में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। उन्होंने कुछ अजीब देखा। ठीक उसी जगह पर जहां कभी बुढ़िया की झोपड़ी हुआ करती थी, वहां एक पौधा जड़ पकड़ चुका था। इसके पत्ते एक अलौकिक चमक से झिलमिला रहे थे, मानो जादू से चूमे हुए हों। ग्रामीण अपने दिल के अंदर से जानते थे कि यह बुढ़िया का आखिरी उपहार था। एक याद दिलाता है कि उसकी अनुपस्थिति में भी उसका जादू जीवित था, उनके जीवन के ताने बाने में बुना हुआ था। भाग 10, भीतर का जादू। फुसफुसाहटों में जीवन अब शांत नहीं था, न ही यह अनुमानित था। ग्रामीणों ने जादुई बुढ़िया की कहानियां साझा करना जारी रखा। उनकी आवाजें विस्मय और स्नेह के मिश्रण से भरी हुई थीं। उन्होंने अज्ञात को अपनाना, सांसारिक में जादू खोजना और साहस और दया के साथ अपने डर का सामना करना सीखा। बुढ़िया भले ही चली गई हो, लेकिन उसकी आत्मा बनी रही, एक कोमल अनुस्मारक कि सबसे बड़ा जादू छड़ी और मंत्रों में नहीं, बल्कि हमारे द्वारा साझा की जाने वाली दया, हमारे द्वारा अपनाए गए साहस और हमारे दिलों में मौजूद प्रेम में है। सच्चा जादू, जैसा कि फुसफुसाहटों के ग्रामीणों ने खोजा, जंगल में नहीं, बल्कि उनके भीतर रहता था।